निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यूज़। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रैपिड टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जो स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर टेस्ट की तुलना में शीघ्र परिणाम देता है। दूसरा, आरटीपीसीआर टेस्ट में मरीज के रक्त में एंटीबॉडी की जांच की जाती है, जबकि रैपिड टेस्ट में मरीज की नासिका या कंठफाहा अर्थात थ्रोट स्वाब में वायरस की जांच की जाती है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। आपके पास 3 सेकंड है जवाब देने के लिए और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और 2 रॉन्ग है। देखो, पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि जो रैपिड टेस्ट है जो इन दिनों कोविड-19 के चलते जो चर्चा में बना हुआ है, रैपिड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो स्टैंडर्ड जो आरटीपीसीआर टेस्ट है। जो आरटीपीसीआर टेस्ट है क्या, ऑलरेडी मैं आपको एमसीक्यू की सीरीज़ में करा चुका हूँ। मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ। इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद आया होगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ, देखो इसमें लिखा है आरटीपीसीआर टेस्ट में मरीज के रक्त में एंटीबॉडी की जांच की जाती है। नहीं, जो आरटीपीसीआर टेस्ट है और जो रैपिड टेस्ट है, जो स्टेटमेंट में है दोनों उल्टा लिखा हुआ है। जो आरटीपीसीआर टेस्ट में तो थ्रोट स्वैब में वायरस की जांच की जाती है और जबकि रैपिड टेस्ट में मरीज के रक्त में एंटीबॉडी की जांच की जाती है। तो ये उल्टा लिखा हुआ था, तो इस बात को हम याद रखेंगे। चलते आगे, देखते हैं क्या था इस एमसीक्यू का आधार। ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर है आज के, वाई रैपिड टेस्ट आर ऑफ अगेन। जो रैपिड टेस्ट की बात की गई है और इनको एक्चुअल में रैपिड टेस्ट को लेके कुछ इन पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया। जो चाइना से किट आई थी उनको जो क्वालिटी को लेके क्वेश्चन मार्क बना था, उनके चलते ये रैपिड टेस्ट चर्चा में आया। और ये रैपिड टेस्ट क्या है मैंने बताया आपको, और आरटीपीसीआर टेस्ट क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको पुरानी सीरीज में डिस्कस कर चुका हूँ। चलते आगे, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है, कोविड-19 से संबंधित केस फैटेलिटी रेशो अर्थात CFR निम्नलिखित किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला, टेस्ट किए गए लोगों की संख्या, जनसांख्यिकी अर्थात डेमोग्राफी। तीसरा है स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की क्षमता। अब आपको बताना है कि CFR के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ CFR होता क्या है ताकि आपको समझने में थोड़ा और आसानी रहे। CFR होता है नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंफर्म केसेस। नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस। अब आप बताइए कि सही उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या डी में से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखो, ये केस फैटेलिटी रेशो जो होता है जितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई है डिवाइड बाय किससे करना है, नंबर ऑफ कंफर्म केसेस। मतलब जो कंफर्म केसेस है उन केसेस पे कितनी डेथ्स हुई है, ये CFR होता है। और इसका जो निर्धारक करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं कि कितने लोगों का टेस्ट किया गया, उनकी डेमोग्राफी क्या है। डेमोग्राफी का मतलब कौन किस एज ग्रुप में है। सपोज करो जो 60 प्लस होगा वो ज़्यादा वल्नरेबल होगा ना, और जो बच्चे होंगे वो भी ज़्यादा वल्नरेबल होंगे। तो ये डेमोग्राफी पे भी डिपेंड करता है। उसके साथ साथ किस कंट्री की कितनी अच्छी जो स्वास्थ्य देखभाल की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है जो हेल्थ केयर सिस्टम की, उस पर भी डिपेंड करेगा इस बात का जो क्या CFR। अब देखते हैं इस एमसीक्यू को बनाया क्यों गया है। ये देखिए, आज के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर है कि वाई इज़ डेथ रेट हायर इन सम कंट्रीज़ देन अदर्स।
मतलब यहाँ चर्चा की गई है कि कोविड-19 के कारण कुछ देशों में जो डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, कुछ में कम है। तो इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो केस फर्टेलिटी रेशो है, विच इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कंफर्म केसेस, ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें जो 3 ब्रॉड फैक्टर है, जो 3 महत्वपूर्ण फैक्टर है इसमें बताया गया है। जो पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर जो इसमें बताया है, उसमें बताया गया है कि टेस्टिंग रेट क्या है, मतलब कितने टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये टेस्टिंग रेट पहला फैक्टर बताया। दूसरा, भाई टेस्ट से ही पता चलेगा ना वो कोविड-19 के चलते उनकी डेथ हुई है, क्या कारण है, तो वो टेस्टिंग रेट डिसाइड करेगा कि CFR कितना है। दूसरा इसमें जो बताया गया, सेकंड फैक्टर बताया गया है डेमोग्राफी, जो मैंने स्टेटमेंट में यूज़ किया, डेमोग्राफी। और जो तीसरा फैक्टर है डेमोग्राफी में, इन्होंने यही बताया है कि एज ए जनरल प्रिंसिपल एनी वायरस पॉजेज ए ग्रेट थ्रेट टू दोज विद वीकर इम्यूनिटी, मतलब उन लोगों को ज़्यादा कोई वायरस प्रभावित करेगा जिनका जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उन जिनका कमज़ोर है। ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ डेथ्स फ्रॉम कोविड-19 हैव बीन ऑफ पीपल विद कोमॉर्बिड कंडीशंस, ओल्डर पीपल आर मोर वल्नरेबल। ये देखिए, जो वृद्ध जन है वो ज़्यादा वल्नरेबल है क्योंकि उनकी डेफिनेटली इम्यूनिटी कम होगी, तो डेमोग्राफी डिसाइड करेगी। तीसरा जो फैक्टर इन्होंने बताया है यहाँ पे फाइनली, स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। तो यहाँ पे बोला गया स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। ये 3 बात बताए गए, 3 महत्वपूर्ण कारक बताए गए। उसके साथ साथ यहाँ पे इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में 2 चीज़ें और बताई गई है, मैं आपको बता देता हूँ। जो ये वाला पैराग्राफ है इसमें बताया गया कि अगर बात करें एब्सोल्यूट नंबर की, तो US यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोविड-19 का जो बर्डन है, ठीक है, तो कोविड-19 का सबसे ज़्यादा अगर बर्डन कहाँ है अभी, USA में। अगर बात की जाए कि, तो इसमें USA में यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग फॉर नियरली 1/3 ऑफ ऑल केसेस। दुनिया में जितने केसेस है 1/3 कहाँ पे है, USA में है। उसके बाद इसने क्या बोला, स्पेन एंड इटली फॉलो टुगेदर अकाउंटिंग ओवर 14% ऑफ ग्लोबल केसेस। उसके बाद स्पेन एंड इटली। फिर नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में बताया गया CFR, मतलब CFR का क्या मतलब हुआ, केस फर्टेलिटी रेशो। इसके बारे में बताया गया है, ये क्या है, किस पे डिपेंड करता है, ये टेस्टिंग रेट, डेमोग्राफी और स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। देखो इंडिया में तभी बोला जा रहा है कि कोविड-19 की एक्चुअल पिक्चर का पता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन पर्याप्त नहीं है। सिर्फ लॉकडाउन करने से सॉल्यूशन नहीं होगा जब तक आप टेस्टिंग को नहीं बढ़ाओगे। टेस्टिंग बढ़ाना होगा, तभी एक्चुअल में पता लगेगा, तभी लोगों को आइसोलेट किया जाएगा। ये बीमारी किस लेवल तक फैली है, ये विदाउट टेस्टिंग हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसकी सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है, ये बात की गई है इसमें। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी है दुनिया में, सबसे ज़्यादा इसमें बताई गई है बेल्जियम में है। कितनी बताई गई है, 15.4%। ये देखिए सबसे ज़्यादा जो CFR है वो बेल्जियम में है। आगे चलते हैं, ये देखिए अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, न्यूजीलैंड 2 प्रमुख द्वीपों का देश है जो एक दूसरे से बास स्ट्रेट से अलग होते हैं। दूसरा, न्यूजीलैंड के समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में मिलने वाले छोटे छोटे मैदान को लानोस कहते हैं। तीसरा, वर्तमान में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंडा ऑर्डन है। आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से न्यूजीलैंड के बारे में कौन सा कथन सही है और ऑप्शन A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। मैंने वर्ल्ड मैपिंग की जो आपको क्लास कराई है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्लास को करने के बाद जिसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाली क्लास की होगी उसके लिए प्रश्न कोई ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, अर्थात केवल कथन 3 सही है, कथन 1 और कथन 2 गलत है। क्यों गलत है, देखो जो पहला स्टेटमेंट है न्यूजीलैंड 2 प्रमुख द्वीपों का देश है, बिल्कुल है। जो एक दूसरे से बास स्ट्रेट से अलग होते हैं वो बास स्ट्रेट नहीं है, उसका नाम है कुक स्ट्रेट।
दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है कि न्यूजीलैंड के समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में मिलने वाले छोटे छोटे मैदान को लानोज नहीं कहते। उनको किस नाम से जाना जाता है? आपको याद हो कैंटरबरी के नाम से मैंने बताया था, इस नाम से उनको जाना जाता है। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा कि लानोस जो मैंने लिखा है, लानोस कहाँ मिलते हैं, ये भी मैंने वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में कराया था। आप मुझे जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। अब सबसे पहले देखते हैं इस एमसीक्यू का आधार क्या है। ये देखिए, आज के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर है, न्यूजीलैंड हैज़ वॉन बैटल अगेंस्ट ट्रांसमिशन। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है जकिंडा आर्डन, इनका कहना है कि न्यूजीलैंड ने कोविड-19 के खिलाफ जो बैटल है उसको जीता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसमिशन को रोका है। काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं न्यूजीलैंड ने, वो सारी बातें इसमें कही गई है। तो जकिंडा आर्डन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, इसको याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर जकिंडा आर्डन। ऑन मंडे उन्होंने यह दावा किया है कि न्यूजीलैंड हैज़ स्कोर्ड ए सिग्निफिकेंट विक्ट्री अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस एज द कंट्री बिगेन अ फेज एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन। मतलब धीरे धीरे वो लॉकडाउन से फेज एग्जिट करेंगे। ओके, देखो अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा आंसर राइटिंग में, मेंस में एक साइंटिफिक, देखो आप यूपीएससी एस्पायरेंट है, कभी भी अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को लूज़ नहीं करना आपको इस पूरी तैयारी के दौरान। जब भी बात करो, आप अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा मटेरियल पढ़ते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट जितना ज़्यादा आपकी आंसर राइटिंग में होगा वो उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जो कोविड-19 के बारे में किसी भी अफवाह से बचना है आपको, लोगों को आपको अवेयर करना है, टेस्टिंग को प्रमोट करना है, ठीक है। किसी के भी अंदर कोई सिम्टम आए तो आपका ये दायित्व बनता है कि उसको मेडिकल फैसिलिटी के लिए उसको एनकरेज करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कोविड-19 में, तो आप उनको एश्योर कीजिए, आपके आसपास जितने लोग हैं, डरने वाली बात नहीं है। वैसे भी और इसकी जो डेथ रेट है बहुत कम है, बस हमें इसके जो स्प्रेड को रोकना है, और वो सिर्फ आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का, जैसे मैंने बताया था बास स्ट्रेट की बात की, तो पहले देख लेते हैं बास स्ट्रेट। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये बास स्ट्रेट है, इसके बीच में है ऑस्ट्रेलिया, और जो तस्मानिया आइलैंड है उसके बीच में बास स्ट्रेट है। तो कुक, जो मैंने बोला था कि न्यूजीलैंड के जो दो द्वीपों का देश है जो एक दूसरे से बास स्ट्रेट से अलग होते हैं, तो बास स्ट्रेट सबसे पहले मैंने दिखाया, ये न्यूजीलैंड को अलग, दो द्वीपों को अलग नहीं करती, ये ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य भूमि और तस्मानिया के बीच में है, ये बात याद रखेंगे। अब ये देखिए, ये न्यूजीलैंड का मैप है, इसमें दो द्वीप है, उत्तर में और दक्षिण में, जो दोनों एक दूसरे से आप देख सकते हैं कुक स्ट्रेट से अलग हो रहे हैं, ठीक है। और नॉर्थ वाले द्वीप में ही इसकी जो राजधानी है वेलिंगटन है, इस बात को याद रखेंगे। और तटवर्ती क्षेत्रों में जो मैदान मिलते हैं आप देख सकते हैं उनको, यहाँ पे जो तटवर्ती क्षेत्रों में मैदान मिलते हैं उनको कैंटरबरी बोला जाता है। काफ़ी उपजाऊ मैदान है, गेहूं की खेती के लिए फेमस है ये। ओके, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह रिपोर्ट सिप्री द्वारा जारी की गई है। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2019 के बीच भारत का जो सैन्य व्यय है वो 259% बढ़ा है, और वर्ष 2010 से 2019 के बीच में 100% बढ़ा है। तीसरा स्टेटमेंट है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत सैन्य व्यय करने वाला विश्व का चौथा बड़ा देश है। अब आपको बताना है कि ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब दीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात केवल कथन 1 सही है, कथन 2 और कथन 3 ये गलत है। अब ये क्यों गलत है ये देखते हैं। सबसे पहली बात, पहला जो लिखा है, पहला स्टेटमेंट है कि यह रिपोर्ट सिप्री द्वारा जारी की गई है, बिल्कुल सही है, ये सिप्री द्वारा जारी की गई है। सिप्री की जो फुल फॉर्म है आपने नाम सुना होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीस रिसर्च
इंस्टीट्यूट। तो ये सिप्री है, इसको सिप्री ने जारी किया है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है। इसमें लिखा है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2019 के बीच भारत का सैन्य व्यय 259% बढ़ा। इतना बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसमें सेकंड हाफ स्टेटमेंट है कि वर्ष 2010 से 2019 के बीच में 100% बढ़ा है, ये गलत है। ये 100% नहीं बढ़ा, ये 37% बढ़ा है। जो तीसरा स्टेटमेंट है इसमें लिखा है रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत सैन्य व्यय करने वाला विश्व का चौथा बड़ा देश है। नहीं, भारत विश्व का चौथा बड़ा देश नहीं है, इसमें तीसरा बड़ा देश बना है भारत, तीसरा बड़ा देश। तो इसलिए जो स्टेटमेंट जो थर्ड है ये भी क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। अब देखते हैं इस एमसीक्यू को बनाया क्यों गया। ये देखिए आज के द हिंदू में प्रकाशित खबर है, इंडिया अमंग टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स रिपोर्ट। जो भारत है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सैन्य जो खर्च करने वाले देशों में से एक है। अब ये रिपोर्ट कौन सी है, इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं, इस स्लाइड में आपको नज़र आ रही है। एनुअल रिपोर्ट है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। जारी किसने किया इसको, ये देखिए एक स्वीडिश थिंक टैंक है, नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात सिप्री बोला जाता है इसको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ दिखाया गया है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसी से ही मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। ये देखिए यहाँ पे पहला क्या है, स्वीडिश थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री ने इसको जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि वर्ष 2019 में जो चीन और भारत है वो क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं। किसमें, दुनिया में मिलिट्री स्पेंडर्स के रूप में अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों में दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, दूसरा किसका है, चाइना का, और थर्ड है इंडिया का। अब फिर देखिए चाइना के बारे में क्या बोलता है कि जो चीन का मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 में कितना था, $261 बिलियन रहा, जो कि 2018 की तुलना में 5.1% ज़्यादा था। जबकि इंडिया का जो 2019 में खर्च हुआ मिलिट्री एक्सपेंडिचर वो $71.1 बिलियन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.8% बढ़ा है। मतलब 18 की तुलना में 19 में खर्च बढ़ा है सैन्य भारत का। उसके बाद देखिए इन 2019 टॉप 5 लार्जेस्ट स्पेंडर, अगर ये देखा जाए दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश कौन है, तो पहला स्थान यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा चाइना, तीसरा इंडिया, चौथा रशिया और सऊदी अरब का है 5वां नंबर। और ये कुल मिला के पाँचों देश ही दुनिया के जो सैन्य खर्च का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं, 62%, ये 5 देश ही खर्च करते हैं। अब ये बताया गया है कि इंडिया में ये खर्च क्यों बढ़ा, तो इसमें लिखा है इंडियाज टेंशन एंड राइवलरी विद बोथ पाकिस्तान एंड चाइना। मतलब चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत के जो तनावपूर्ण संबंध है, जो शत्रुतापूर्ण संबंध है, उनके चलते ये मेजर फैक्टर रहा है कि इंडिया का जो मिलिट्री स्पेंडिंग वो बढ़ा है। अब ये देखिए फिर क्या लिखा है, $71.1 बिलियन खर्च किया है भारत ने 2019 में, जो भारत की जीडीपी का कितना है, 2.4% है। इतना खर्च किया है इंडिया ने सैन्य व्यय पर। और इंडिया वाज द 4th पोजीशन इन 2018। देखो 2018 की बात की जाए तो इंडिया का नंबर चौथा था और तीसरा नंबर किसका था, सऊदी अरब का था। लेकिन 2019 में जो इंडिया की पोजीशन चेंज हुई है, इंडिया का स्थान तीसरा हो गया और जो सऊदी अरब का स्थान इस बार कितना हो गया, 5वां हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगी। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, तो ये सिप्री की रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे ACT एक्सीलरेटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह नवीन कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सकीय एवं टीकों के विकास, उत्पादन एवं न्याय संगत पहुंच में तेजी लाने के लिए एक वैश्विक सहयोग है। दूसरा, इसका प्रमुख लक्ष्य वैश्विक स्तर पर सभी को समान स्तर पर लाना है, जिससे कोई भी उत्पाद अमीर एवं गरीब जनसंख्या को समान रूप से प्राप्त हो। और तीसरा, इसका आयोजन अमेरिका के नेतृत्व में किया जाएगा।
अब आपको बताना है कि ACT एक्सीलरेटर के संबंध में स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 में से कौन सा सही है और सही उत्तर A, B, C या D में से क्या होगा। 5 सेकंड है आपके पास, सोच समझ के जवाब देना। सिर्फ 5 सेकंड है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये देखिए ऑप्शन बी का मतलब जो स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है और 3 इनकरेक्ट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा है यह नवीन कोविड-19 डायग्नोस्टिक चिकित्सीय और टीकों के विकास, उनके उत्पादन और न्याय संगत पहुंच में तेजी लाने के लिए एक वैश्विक सहयोग है। बिल्कुल सही बात है। जो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं पूरा बताऊंगा ACT एक्सीलरेटर है क्या। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अभी तो इतना ही समझेंगे। दूसरा जो इसका लक्ष्य है, या लक्ष्य की थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको सही लिख लेंगे। लक्ष्य वैश्विक स्तर पर सभी को समान स्तर पर लाने के लिए, जिससे भी कोई भी उत्पाद है उसमें अमीर और गरीब जनसंख्या को समान रूप से प्राप्त हो। तीसरा, इसका आयोजन अमेरिका के नेतृत्व में किया जाएगा। नहीं, इसका जो आयोजन है वो WHO इसको लीड कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको लीड कर रहा है। इस बात को हम याद रखेंगे। अब देखते हैं ये ACT एक्सीलरेटर है क्या। ये देखिए खबर है WHO लॉन्च्ड कोविड-19 टूल्स ACT एक्सीलरेटर। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें ग्लोबल फंड, यूनाइटेड कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन SEPI एंड लॉन्च द एक्सेस टू कोविड-19 टूल। देखो एक्सेस A, कोविड-19 C और टूल, ये हो गया ACT एक्सेलरेटर। इसको लॉन्च किया है WHO ने किसके साथ मिलके? यूनाइटेड के साथ, SEPI के साथ और बहुत सारे NGOs के साथ मिलके, कंट्रीज़ के साथ मिलके इसको लॉन्च किया है। अब ये पहल है क्या, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ACT एक्सेलरेटर इनिशिएटिव प्रोवाइड्स एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एक वैश्विक मंच प्रदान करती है। किस लिए? टू एनहेंस कनेक्शन एंड लीवरेज इंटरडिपेंडेंसीज फॉर कलेक्टिव पार्टनरशिप। मतलब ताकि विभिन्न देशों के बीच में, विभिन्न निकायों के बीच में, संगठन के बीच में क्या हो, एक आपस में सहयोग बढ़े, अंतर जो निर्भरता बढ़े, उसके लिए एक वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ये। इट ऑल्सो एनहेंस द प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो समस्या का समाधान करना, मोबिलाइज करना, गाइड करना, गाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड ड्राइविंग इक्विटेबल एक्सेस फॉर न्यू कोविड डायग्नोस्टिक्स, थेराप्यूटिक्स एंड वैक्सीन्स। देखो कोविड-19 एक महामारी पैंडेमिक है जिसको लेके सारे देशों को लड़ना होगा। इस लड़ाई में अमीर जो कंट्री है या अमीर लोग या रिच जो कंट्रीज़ है और पुअर कंट्री के बीच में कोई विभाजन ना क्रिएट हो जाए, उसका लाभ केवल कुछ ही लोग ना उठाए, कोई एक उस चीज़ से जल्दी से बाहर निकल जाए जबकि दूसरा उससे बहुत देर तक लड़ता रहे, इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। वैक्सीन्स है, जितना भी डायग्नोस्टिक्स है, थेराप्यूटिक्स है, सबकी समान पहुंच हो, उसमें अमीर और गरीब का कोई बंटवारा ना हो, उसके लिए ACT एक्सेलरेटर को शुरू किया गया है। ये WHO की एक इनिशिएटिव है। आगे देखिए क्या बोल रहा है ये। द प्रोसेस विल हेल्प स्पीड अप एंड हार्मोनाइज द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स एंड थेराप्यूटिक्स फॉर कोविड-19। देखिए यही बात जो मैंने समझाने की कोशिश है कि जो ये प्रक्रिया है ACT एक्सेलरेटर के तहत कोविड-19 के लड़ने के लिए, उसके जो टीके डेवलप होंगे, डायग्नोस्टिक्स होंगे, जितने भी थेराप्यूटिक्स होंगे, उसको लेके, उसके उत्पादन को लेके, उसके वितरण को लेके, उसके विकास को लेके, सबके बीच में क्या हार्मोनाइज को क्या करना है, स्पीड अप करेगी और आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, ताकि सबको उसका फ़ायदा मिले, न्याय संगत उसका वितरण हो। दिस इनिशिएटिव विल एंश्योर ऑल पीपल हैव एक्सेस टू ऑल द टूल्स टू डिफीट कोविड-19। इससे क्या होगा, यह सुनिश्चित होगा कि सभी लोगों को क्या होगा, वो एक्सेस होगी किसके लिए, कोविड-19 को डिफीट करने के लिए। ऐसा नहीं है कोई एक उससे ज़्यादा बाहर निकलने के लिए उसके जो डेवलप किए गए वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स और जितने भी थेराप्यूटिक्स है, कुछ एक क्लास के, एक ग्रुप के या कुछ एक कंट्री के हाथ में रहे, बाकी उससे पिछड़ जाए या उनको उनका बेनिफिट ना मिले, ऐसा ना हो। इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए ही हमारा ACT एक्सेलरेटर है। उसके बाद देखिए,
द इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। जो इस पहल को क्यों लॉन्च किया? क्योंकि पूर्व का एक अनुभव था। किस दौरान? जो H1N1 स्वाइन फ्लू था 2019 में, तब उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन था वो क्या था? इक्विटेबल नहीं था, न्याय संगत और समतापूर्ण उसका विभाजन नहीं था। तो उस पुराने अनुभव से सीखा है कि इस तरह की सेम प्रॉब्लम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ना हो, वैक्सीन कुछ ही ग्रुप को, कुछ ही कंट्रीज़ को मिले, बाकियों को ना मिले, ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, उसके लिए ACT एक्सेलेरेटर इनिशिएटिव है। एक बहुत ही ये स्वागत योग्य कदम है, इस बात को हम याद रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे म्यूचुअल फंड्स के लिए विशेष तरलता सुविधा, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में RBI ने म्यूचुअल फंड्स के बेल आउट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए। दूसरा, SLF-MF के तहत RBI निर्धारित रेपो दर पर 90 दिनों की अवधि के लिए रेपो परिचालन करेगा, अर्थात रेपो ऑपरेशन करेगा। अब आपको बताना है कि SLF-MF के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना। आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B। यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो तीसरा स्टेटमेंट आ गया है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो ऑप्शन A है केवल 1 है, ऑप्शन B होगा केवल 2 और ऑप्शन जो C होगा 1 व 2 दोनों। ये टाइपिंग एरर हुआ है टाइपिंग टीम से, ठीक है। अब आपको बताना है कि A, B, C या D में से सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन B। ऑप्शन B का मतलब क्या हुआ? सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसमें जो लिखा है कि RBI ने म्यूचुअल फंड्स के बेल आउट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए, नहीं, वो 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान नहीं किए, वो 50,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स के तहत RBI ने निर्धारित रेपो दर पर 90 दिनों की अवधि के लिए रेपो परिचालन करेगा। अब ये पूरी खबर क्या है, कहानी क्या है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, RBI ओपन्स 50,000 करोड़ लिक्विडिटी टैप फॉर म्यूचुअल फंड्स। अब ये देखिए, अगर मैं पहले बता देता हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपको 3 दिन पुरानी खबर याद हो कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है एक म्यूचुअल फंड, जो द मूव कम्स आफ्टर द फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड लास्ट वीक डिसाइडेड टू द वाइंड अप 6 डेट फंड्स दैट हैव कंबाइंड एसेट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ नियरली 26,000 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ लिक्विडिटी एंड लो रेटेड इंस्ट्रूमेंट इन द पोर्टफोलियो। बेसिकली जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है दुनिया की सबसे बड़ी जो म्यूचुअल फंड्स जो कंपनी है या फर्म है उनमें से एक है। अभी इसने क्या किया है कि कोविड-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए इसने इंडिया में 6 डेट फंड, जो आपके म्यूचुअल फंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे म्यूचुअल फंड्स की 3 कैटेगरी होती है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, इन शॉर्ट 1, 2, 3। इसमें क्या होते हैं? डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, दूसरा इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं और तीसरा होते हैं हाइब्रिड, ठीक है। तो डेट, इक्विटी और हाइब्रिड। तो अभी जो डिसीजन लिया है, जो उसने जो 6 डेट वाली जो म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स थी उसको इन्होंने क्लोज करने की बात की है, इनको वाइंड अप करने की बात की है, जिसके चलते म्यूचुअल फंड बाजार में किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट ना हो, लिक्विडिटी का प्रेशर क्रिएट ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए RBI ने क्या किया? देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has announced a special window of 50,000 crore for mutual funds in the view of the redemption pressure that the funds house are facing। मतलब RBI का कहना है कि उसने यह कदम इसलिए उठाया है कि जो अभी जो म्यूचुअल फंड के सेक्टर में या इस क्षेत्र में जो प्रेशर है उससे मुक्ति दिलाने के लिए, जो फंड हाउस को किसी भी तरह की लिक्विडिटी का जो प्रेशर ना फील हो, उसको रिलैक्स करने के लिए RBI ने 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी को क्या किया है? ओपन किया है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? अंडर द स्कीम के तहत द RBI विल कंडक्ट रेपो ऑपरेशन ऑफ 90 डेज टेन्योर एट ए फिक्स रेट रेपो। जो मैंने इसका जो सेकंड स्टेटमेंट बनाया था कि SLF-MF के तहत
आरबीआई निर्धारित रेपो दर पर 90 दिनों की अवधि के लिए रेपो परिचालन करेगा। ये बात कही गई है, यहीं से स्टेटमेंट लिया। अब ये देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा है, फंड अवेल्ड अंडर दिस फैसिलिटी, मतलब जो इस फैसिलिटी के तहत जो फंड जो प्रदान किया जाएगा विल बी यूज्ड बाय बैंक्स, मतलब बैंकों के जरिए किया जाएगा, एक्सक्लूसिवली फॉर मीटिंग द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। मतलब जो ये फैसिलिटी दी गई है, जो ये फंड दिया जाएगा बैंकों के थ्रू दिया जाएगा, ये बैंकों के जरिए दिया जाएगा, किस चीज़ के लिए, जो म्यूचुअल फंड्स जो फर्म्स है उनकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इस पूरी स्कीम का नाम क्या है मैं फिर से आपको बता देता हूँ, SLFMF, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। अगर एग्जाम में आ जाए तो मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये आप देख लेना। बेसिकली मैंने बता दिया 3 तरह के होते हैं, डेब्ट, इक्विटी और हाइब्रिड। क्या काम करते हैं, फिर उसके बाद ये 2 तरह का होता है, ओपन एंडेड होता है और एक ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तो अभी जो बात की है आरबीआई ने वो ओपन एंडेड के लिए की गई है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बसवेश्वर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह कर्नाटक के कलचुरी वंश के शासनकाल के दौरान 5वीं शताब्दी के एक दार्शनिक, कन्नड़ कवि और समाज सुधारक थे। दूसरा, इन्हें लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। अब आपको बताना है कि भगवान बसवेश्वर के संबंध में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। आपके पास 4 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, फर्स्ट रॉन्ग हुआ। पहला क्यों रॉन्ग है देखते हैं। अब इसमें लिखा है कि भगवान बसवेश्वर के बारे में, यह कर्नाटक के कलचुरी वंश के शासनकाल के दौरान थे, बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। लेकिन ये 5वीं शताब्दी के दार्शनिक नहीं है, जो स्टेटमेंट है यहाँ ये 12वीं सदी के दार्शनिक है और एक कन्नड़ कवि है और समाज सुधारक रहे हैं, और इन्हें लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। अब बसवेश्वर को के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। जो बसवेश्वर है, भगवान बसवेश्वर, ये कल्याणी और कलचुरी दोनों के काल में, कल्याणी याद रखना, एक और बता देता हूँ, ऊपर कलचुरी तो लिखा है, कल्याणी और कलचुरी वंश के कार्यकाल में इनका टाइम रहा है 12वीं शताब्दी के। क्या है, एक ये महत्वपूर्ण दार्शनिक, कन्नड़ कवि और समाज सुधारक रहे हैं, और इनकी जो जयंती है उनको 26 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, जिसके चलते चर्चा में आए। और उसके साथ साथ इनको माना जाता है कि जो बिज्जल, जो कलचुरी वंश के शासक है बिज्जल प्रथम, कुछ जगह प्रथम है कुछ जगह द्वितीय है, बस आपको बिज्जल का नाम याद रखना है। इन शासक के काल में इनका टाइम बताया जाता है, ये बात याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इस एमसीक्यू का आधार क्या है। ये देखिए, पीआईबी में प्रकाशित खबर है 26 अप्रैल की, भगवान बसवेश्वर की जयंती पर प्रधानमंत्री का संदेश। तो भगवान बसवेश्वर कौन थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया। जो इनका नाम है, इनको और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनको बासवना भी नाम है इनका, मैं बता देता हूँ, बासवना नाम है इनका, इस नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ भक्ति भंडारी के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं और नाम आ जाए, भक्ति भंडारी पूछ लिया जाए, तो इस नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है तथा स्टैंडर्ड तापक्रम पर हाइड्रोजन गैर विषैली, गंधहीन और स्वाद रहित गैस है। दूसरा, हाइड्रोजन ईंधन शून्य उत्सर्जन ईंधन है, जीरो एमिशन फ्यूल बोलेंगे इसको, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यान के प्रणोदन के लिए भी किया जाता है। तीसरा, हाइड्रोजन ईंधन डीजल या गैस ईंधन की तुलना में अधिक ईंधन दक्ष है, अर्थात फ्यूल एफिशिएंट है। अब आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है। तो याद रखना, पीरियोडिक जो टेबल है उसमें हाइड्रोजन
प्रथम एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, और स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर पे ये हाइड्रोजन नॉन टॉक्सिक, गंधहीन और स्वादहीन क्या है, ये एक गैस है, बिल्कुल सही है। और ये जो जीरो एमिशन फ्यूल होता है एक तरह का, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यान के प्रणोदन में भी किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये डीजल और गैस फ्यूल की तुलना में ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी होता है। अब ये देखते हैं एमसीक्यू बनाया क्यों गया है। ये देखिए पीआईबी में प्रकाशित खबर है, विद्युत मंत्रालय 26 अप्रैल, एनटीपीसी ने लेह और नई दिल्ली के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित बस और कार परियोजना लॉन्च की है और इसके लिए वैश्विक ईआईओ भी क्या किया है, आमंत्रित किया है। देखो फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी क्या है, ऑलरेडी एमसीक्यू की सीरीज में मैं आपसे पूछ चुका हूं कि फ्यूल सेल में क्या होता है, किस तरह से काम करता है। अभी 10 दिन, मुश्किल से 10 दिन पुराना एमसीक्यू होगा, वहां मैंने पूछा था आपसे। तो इस पे मैंने आज पूछा कि ये हाइड्रोजन किस तरह से काम करता है, ये जो फ्यूल सेल ईंधन किस प्रकार का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये आज का अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न देखिए क्या है अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित देशों का उत्तर से दक्षिण की ओर अर्थात नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। अर्थात नॉर्थ में क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और फिर सदर्न मोस्ट में क्या आएगा। ऑप्शंस है स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली। अब आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम इन चारों देशों का क्या है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि यमन की सीमा निम्नलिखित किन देशों से लगती है। ऑप्शन थे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, इथियोपिया और इराक। जैसा कि आप जानते हैं इराक से इसका बॉर्डर नहीं लगता, इथियोपिया से भी इसका बॉर्डर नहीं लगता। अगर आप ऑप्शन 5 को और 4 को अगर यहाँ से कट करोगे तो आपको नज़र आएगा कि जो ऑप्शन बचा फिर 1 और 2, देखो एलिमिनेट करना सीखो आप चीज़ों को। इससे एक चीज़ तो पता चल गया कि इसमें जो फिर देखो ए और बी में कॉमन क्या है, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 को आपने अंडरलाइन कर लिया कि सऊदी अरब तो है। अब किसको देखना है, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। अगर आपको याद हो मैंने मैपिंग की क्लास में कराया था कि संयुक्त अरब जो अमीरात की जो लोकेशन है वो पर्शियन गल्फ में थी और जो यमन का किधर लगता है, ये गल्फ ऑफ अदन में लगता है। तो यहाँ से भी आप आंसर को क्या कर सकते थे, एलिमिनेट करके ड्राइव कर सकते थे। जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। ये देखिए ये यमन है, आपको याद हो तो गल्फ ऑफ अदन है यहाँ पे, और इसका बॉर्डर आप देख सकते हैं इधर किससे लगता है, ओमान से। इधर किससे लग रहा है, सऊदी अरब से। ठीक है, आप देखिए ये रहा यूनाइटेड अरब अमीरात, ये मैंने पर्शियन गल्फ में बताया था। तो जिन बच्चों ने मैपिंग वाली क्लास की होगी उनको डेफिनेटली इसको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब ये देखते हैं इस एमसीक्यू को बनाया क्यों गया था। ये देखिए यमन में जो सेपरेटिस्ट है, पृथकतावादी जो आंदोलनकारी है, उन्होंने डिक्लेयर सेल्फ रूल इन साउथ, मतलब दक्षिणी यमन में उन्होंने स्वशासन की घोषणा की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन है ये, देख सकते हैं द सेपरेटिस्ट फ्लैग ऑफ सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, मतलब एसटीसी ने एक पृथकतावादी, इन्होंने अपना एक खुद का झंडा लगाया है दक्षिणी यमन में। अब ये देखते हैं एसटीसी के बारे में। द एसटीसी इज़ वन ऑफ द मेन ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट द हाउतीज़। देखो हाउती का नाम आपने अक्सर सुना होगा, यमन में वो सक्रिय है और ये हाउती के खिलाफ लड़ने वाले एक प्रमुख ग्रुप में से एक है। एसटीसी नाम है एज ए पार्ट ऑफ कोalition लेड बाय द सऊदी अरब। जो इस कोalition को पूरा जो हाउती के खिलाफ लड़ा जा रहा है उसको लीड कौन कर रहा है, सऊदी अरब। बट द सेपरेटिस्ट हैव क्लैश्ड विद गवर्नमेंट फोर्स इन द पास्ट, लेकिन उन्होंने सरकारी फोर्स के खिलाफ भी काफ़ी सालों से ये लड़ते आए हैं। तो ये यमन की कहानी थी। यहाँ पे यमन पे एमसीक्यू क्यों पूछा गया, उसकी लोकेशन पे ये पता होना ज़रूरी था हमारे लिए। तो ये यमन का बॉर्डर हमने देखा ओमान से लगता है और इधर किससे लगता है, सऊदी अरब से लगता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चों ने सही दिया। और इथियोपिया तो आप देख सकते हो अफ्रीका में पड़ता है, वैसे ही ये नहीं होता यहाँ पे। इसमें निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।